चलिए, आज हम राजनीति और हमारे समाज के 3 सबसे जरूरी हिस्सों के जुड़ाव को समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं लिंग, धर्म और जाति, मतलब कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट। हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में इन अलग-अलग पहचानों की पॉलिटिक्स आखिर काम कैसे करती है। तो इस पूरी बातचीत को शुरू करते हैं एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल से। क्या समाज में ये जो इतनी अलग-अलग पहचानें हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा है? अक्सर सुनने को मिलता है, लोग मानते हैं कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये देश को कमजोर करते हैं। पर क्या ये वाकई सच है? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हम 3 बड़े सोशल डिविजन्स को और पॉलिटिक्स पर उनके असर को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले जेंडर, उसके बाद रिलीजन और आखिर में कास्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लिंग और राजनीति। देखिए, इसकी शुरुआत होती है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बंटवारे से। ये एक ऐसी गैर बराबरी है जो हमें अपने चारों तरफ दिखती है, लेकिन हम अक्सर इसे नॉर्मल या नेचुरल मानकर चलते हैं। पर क्या ये सच में ऐसा है? इस बंटवारे की जड़ में है श्रम का लैंगिक विभाजन। और देखिए, ये कोई कुदरती नियम नहीं है, बल्कि हमारे समाज की बनाई हुई एक सोच है। इस सोच के हिसाब से घर के अंदर के सारे काम, जैसे खाना बनाना, सफाई, बच्चों को संभालना, ये सब औरतों की ही जिम्मेदारी है, और मर्द घर के बाहर जाकर पैसे कमाएंगे। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सारी कहानी साफ कर देंगे। अगर हम वैतनिक कार्य यानी पेड वर्क की बात करें, तो मर्द औसतन 6 घंटे ऐसा काम करते हैं जिसके पैसे मिलते हैं, और औरतें सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन जैसे ही बात घर के काम पर आती है, कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मर्द सिर्फ आधा घंटा देते हैं, जबकि औरतें पूरे 5 घंटे। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि महिलाओं के घर के काम को तो काम ही नहीं माना जाता। और काम के इस बंटवारे का नतीजा ये होता है कि औरतें तो घर की चारदीवारी में सिमट जाती हैं, और जो पब्लिक लाइफ है, मतलब राजनीति, बिजनेस और दूसरी ज़रूरी जगहें, उन पर मर्दों का कब्जा हो जाता है। और इसकी वजह से औरतों को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। चलिए कुछ और आंकड़े देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन। मर्दों में लिटरेसी रेट 76% है, जबकि औरतों में सिर्फ 54%। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां पढ़ाई में कमजोर होती हैं। असल में कई बार माँ बाप लड़कों की पढ़ाई पर ही ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक समझते हैं। और ये आंकड़ा, ये तो और भी चौंकाने वाला है, 919। ये भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है। इसका मतलब है कि हमारे देश में हर 1000 लड़कों पर सिर्फ 919 लड़कियां हैं। ये संख्या इतनी कम क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है बेटे की चाह वाली मानसिकता। इसी सोच की वजह से पेट में ही लिंग की जांच करवाकर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि समाज में जो ये इतनी गहरी गैर बराबरी है, ये पॉलिटिक्स में कैसे दिखती है? क्या पॉलिटिक्स इसे और बढ़ा देती है, या फिर इसे कम करने में कोई मदद करती है? इसका जवाब हमें मिलता है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स यानी नारीवादी आंदोलनों में। ये वो आंदोलन थे जिन्हें औरतों ने खुद अपने लिए बराबरी का हक पाने के लिए शुरू किया। इन आंदोलनों ने पॉलिटिक्स और कानून में औरतों का दर्जा ऊंचा उठाने, उनके लिए अच्छी पढ़ाई और रोजगार के मौके बढ़ाने की मांग की, और सच में इनसे समाज में बहुत बड़े बदलाव आए। और इन्हीं आंदोलनों के दबाव का नतीजा था कि कई जरूरी कानूनी कदम उठाए गए, जैसे 1976 में आया समान पारिश्रमिक अधिनियम, जिसका मतलब है कि एक जैसे काम के लिए आदमी और औरत को एक जैसी तनख्वाह मिले। फिर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें औरतों के लिए रिजर्व कर दी गईं, जिससे जमीनी स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी। और सबसे नया और बड़ा कदम है 2023 का महिला आरक्षण अधिनियम, जिसका लक्ष्य लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में भी औरतों को 1/3 आरक्षण देना है। चलिए अब अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। भारत जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म हैं, ये मुद्दा बहुत ही नाजुक और जरूरी हो जाता है। देखिए, समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को ही देश का आधार मान लिया जाता है। इसी सोच को सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहते हैं। ये इस सोच पर आधारित है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के फायदे नुकसान सब एक जैसे होते हैं, और दूसरे धर्म वालों से बिल्कुल अलग, बल्कि उनके खिलाफ होते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक सोच है। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कई रूपों में सामने आता है। ये हमारी रोज की जिंदगी की छोटी छोटी बातों और हमारी सोच में दिख सकता है। ये तब दिखता है जब कोई मेजॉरिटी धार्मिक ग्रुप पॉलिटिक्स पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। ये चुनाव के समय धार्मिक चिन्हों और नेताओं के इस्तेमाल में दिखता है। और इसका सबसे भयानक रूप है
सांप्रदायिक हिंसा और दंगे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल। एक कम्युनल स्टेट के उलट एक सेक्युलर स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होता। ये अपने सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने की पूरी आजादी देता है और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसकी कुछ खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, देश का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। दूसरी, हर किसी को कोई भी धर्म मानने की, उसकी प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। तीसरी, सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर समाज में बराबरी लाने के लिए ज़रूरी हो तो सरकार धार्मिक मामलों में इंटरवीन यानी दखल भी दे सकती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और आखिरी बातचीत पर। एक ऐसी सच्चाई जो इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स की एक यूनिक, एक अनोखी पहचान है, और वो है कास्ट यानी जाति। तो जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो जन्म पर आधारित है, हेरिडिटरी है। मतलब जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसी का होके रह गया। इसमें काम धंधे भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे और पूरा समाज एक ऊंच नीच के हायरार्की में बटा हुआ था। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जैसी कुप्रथाएं इसी सिस्टम की देन थीं। जाति व्यवस्था भेदभाव और गैर बराबरी पर आधारित थी, लेकिन हमारे इतिहास में ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे कई महान समाज सुधारक हुए, जिन्होंने एक ऐसे समाज के लिए लड़ाई लड़ी जहां जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इन्हीं सुधारकों की मेहनत और दूसरे सोशल और इकोनॉमिक बदलावों की वजह से आज़ाद भारत में जाति व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता और व्यावसायिक गतिशीलता, यानी लोगों का अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर नए नए काम अपनाना, इन सब ने जातिगत भेदभाव की पुरानी दीवारों को काफी कमजोर किया है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पॉलिटिक्स और कास्ट का जो रिश्ता है ना, वो कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये बात सच है कि पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कास्ट इक्वेशंस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी कास्ट को बदलती है, उससे प्रभावित करती है। कैसे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर एक वयस्क को वोट का अधिकार मिलने से खासकर जो निचली कही जाने वाली जातियां थीं, उन्हें एक नई पॉलिटिकल आवाज मिली है। वो भी अब सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। पॉलिटिक्स में तो इसका असर आज भी साफ दिखता है। जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां देखती हैं कि किस इलाके में किस जाति के लोग ज्यादा हैं और उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनती हैं। वोट पाने के लिए जाति की भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ पार्टियां तो कुछ खास जातियों की पार्टी के तौर पर ही जानी जाती हैं। पर यह कहानी का सिर्फ एक तरफा सच है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। हर जाति समूह पॉलिटिक्स के जरिए खुद को मजबूत बनाना चाहता है, पावर में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। इसके लिए वो दूसरी जातियों से मोलभाव करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, और पिछड़ा और अग्रणी यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जैसी नई राजनीतिक कैटेगरीज भी इसी वजह से बनी हैं। और ये जो लाइन है, ये इस पूरे रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में जातिवाद होता है, बल्कि जाति खुद भी पॉलिटिकल हो जाती है। हर जाति सत्ता में अपनी जगह बनाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के आधार पर ही होते हैं? क्या वोटर सिर्फ अपनी जाति के कैंडिडेट को ही वोट देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए, किसी भी एक चुनाव क्षेत्र में किसी एक अकेली जाति की इतनी मेजॉरिटी नहीं होती कि वो अकेले ही किसी को चुनाव जितवा दे। इसके अलावा वोटर्स अब बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे सरकार का कामकाज कैसा रहा, लीडर्स की इमेज कैसी है, और हाँ, एक ही जाति के अमीर और गरीब लोग भी अक्सर अलग अलग तरह से वोट करते हैं। तो हमने जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इन तीनों सोशल डिविजन्स को और पॉलिटिक्स के साथ उनके रिश्ते को समझा। तो चलिए अब घूमकर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? क्या पॉलिटिक्स में इन सोशल डिफरेंसेस का, इन सामाजिक पहचानों का दिखना हमारी डेमोक्रेसी के लिए सच में खतरा है? और इसका जवाब इस एक शानदार आइडिया में छिपा है। देखिए, पॉलिटिक्स असल में इन सोशल डिविजन्स को अपनी बात रखने, अपनी शिकायतें बताने और नेगोशिएट करने का एक प्लेटफॉर्म देती है। इसी के जरिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो हाशिए पर रहे समूह हैं, वो अपनी आवाज उठाते हैं और सिस्टम में अपने हक की मांग करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि सोशल डिफरेंसेस का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन यानी राजनीति में इन भिन्नताओं का दिखना लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, जहां हर ग्रुप को अपनी बात शांति से रखने का मौका मिलता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक लोकतंत्र के सामने हमेशा ये चैलेंज रहेगा कि वो सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे दे, बिना समाज को और ज्यादा बांटे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको लगातार सोचते रहना होगा।